नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी बीजेपी के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में किसानों की रणनीति की। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों की जांच पर कांग्रेस की तल्ख टिप्पणी की। बात करेंगे बीजेपी और संघ पर राहुल के बयान की। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव की। जानेंगे मुख्तार अंसारी क्यों दिख रहे हैं मुश्किल में। अमेरिका को कैसे परेशान करने की तैयारी कर रहा है तालिबान। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी चुनाव के पहले योगी सरकार का मथुरा को लेकर बड़ा फैसला। 10 वर्ग किलोमीटर का दायरा तीर्थ स्थल घोषित। यूपी में 4 महीने बाद हो सकता है विधानसभा चुनावों का ऐलान। कोरोना का टीका नहीं लेने वाले अपने कर्मचारियों पर सख्त। पंजाब सरकार टीका न लगवाने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को भेजेगी छुट्टी पर। सभी को टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है सरकार। अपने वादे पर विचार करने के लिए केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया और 2 हफ्ते का समय। दिल्ली सरकार के वकील गौतम नारायण ने जस्टिस रेखा पल्ली से मांगा था समय। केजरीवाल ने गरीबों का मकान किराया चुकाने का किया था वादा। शेयर बाजार में आई तेजी। 56 अंकों की तेजी के साथ 58,305 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 16 अंकों की तेजी। 17,369 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के बाद अब करनाल में किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही किसानों ने ये भी साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनावों में वो बीजेपी को सबक सिखाने को तैयार है। इसकी शुरुआत पंजाब से हो चुकी है। पंजाब में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी उसके सहयोगियों को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया। तो बैठक में क्या बनी रणनीति और करनाल में प्रदर्शन के चौथे दिन किसानों के कैसे रहे तेवर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली बॉर्डर पर तो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के समर्थन में किसानों का आंदोलन 9.5 महीने से चल रहा है, लेकिन अब करनाल में भी किसानों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग है कि एसडीएम आयुष सिन्हा को निलंबित किया जाए और उन्होंने किसानों को लेकर जो बयान दिया उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दरअसल 28 अगस्त को करनाल में बीजेपी का एक कार्यक्रम था, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे। किसान इस कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान कर चुके थे और भारी संख्या में किसान विरोध करते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे। किसानों का प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रशासन ने किसानों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। बाद में एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो पुलिस कर्मियों को निर्देश दे रहे थे कि एक भी किसान उनके पास यदि पहुंचा तो वो सही हालत में नहीं होना चाहिए। आयुष सिन्हा के इस बयान को लेकर ही किसानों में गुस्सा है। किसानों ने 7 सितंबर से प्रदर्शन शुरू किया था। इससे पहले ही 6 सितंबर से सरकार के आदेश पर करनाल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इंटरनेट शुरू कर दिया गया है। लेकिन किसानों का प्रदर्शन बंद नहीं हुआ। किसानों का आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है और किसानों के निशाने पर अब बीजेपी आ चुकी है। 4 महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पंजाब भी शामिल है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आज किसानों ने चंडीगढ़ में एक मीटिंग की, जिसमें पंजाब के सभी 32 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में बीजेपी को छोड़ सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया था और सभी दल मीटिंग में पहुंचे भी। किसानों ने राजनीतिक दलों से कहा कि पंजाब में 4 महीने बाद चुनाव होना है, लेकिन अभी हमारा आंदोलन चल रहा है और राजनीतिक दल भी अपना प्रचार कर रहे हैं। यह देश का सबसे बड़ा आंदोलन है और हर कोई हमारा समर्थन कर रहा है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिल रहा है। राजनीतिक दलों की रैली के चलते किसान आंदोलन पर असर पड़ रहा है। इसलिए जब तक चुनाव आयोग की ओर से चुनावों का ऐलान नहीं किया जाए, तब तक राजनीतिक दल अपनी रैलियों और चुनाव प्रचार पर रोक लगा दें। किसानों का कहना है कि राजनीतिक रैलियों के चलते किसानों में ऊहापोह की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए जो दल हमारे साथ हैं वो हमारी इस मांग को भी मान लें। किसानों की इस बैठक में कांग्रेस की ओर से पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हिस्सा लिया। इसके साथ अकाली दल, आम आदमी पार्टी के नेता भी बैठक में पहुंचे। सभी दलों ने किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन किसानों की अपील ने उनकी चिंता जरूर बढ़ा दी है।
किसानों ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे, लेकिन उन्होंने विपक्ष से भी मांग की है कि किसान आंदोलन को देखते हुए वो भी अपने कार्यक्रम के आयोजन पर ब्रेक लगा दें। हाँ, दूसरे राज्यों में वो जरूर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और विपक्ष की ओर से देश भर में राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित भी हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज जम्मू में थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ आरएसएस को भी अपने निशाने पर ले लिया। जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर राज्य विभाजन को लेकर बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस जम्मू कश्मीर की साझा संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। कश्मीरी पंडितों की परेशानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनावों के समय बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन बीजेपी ने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। लेकिन मैं कश्मीरी पंडित भाइयों से वादा करता हूं कि मैं उनके लिए कुछ करूंगा। राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मेरे दिल में एक विशेष स्थान है, लेकिन मुझे भी दुख है। जम्मू कश्मीर में भाईचारा है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस उस भाईचारे को समाप्त करने की कोशिश में जुटी है। जम्मू कश्मीर से खुद को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं घर आ गया हूँ। मेरे परिवार का जम्मू कश्मीर से पुराना नाता है। मैं एक कश्मीरी पंडित हूं और मेरा परिवार कश्मीरी पंडित है। आज सुबह कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला। उन्होंने मुझे बताया कि कांग्रेस ने उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा ले लिया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। कांग्रेस इसके लिए लड़ेगी। राहुल गांधी मोदी सरकार और संघ को घेरने में जुटे हुए हैं, तो सरकार विपक्ष की घेराबंदी कर रही है। मोदी सरकार राज्यसभा में हंगामा करने वाले विपक्षी सदस्यों पर कार्रवाई की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू पर दबाव भी बना रही है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस तरह की किसी भी कोशिश को वो सफल नहीं होने देगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। 11 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। खड़गे ने साफ कर दिया है कि वो ना तो किसी समिति से डरते हैं और ना ही सरकार से। सरकार यदि विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी तो हम इसे नाकाम कर देंगे। जब मामला पहले ही समाप्त हो चुका है और सदन भी नहीं चल रहा है, तो इसे क्यों खोला जा रहा है? समिति गठन करना और मामले की जांच कराना जरूरी नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यसभा में 11 अगस्त को हुए हंगामे को लेकर सभापति को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी सांसदों पर केंद्रीय मंत्री और सदन में नेता मार्शलों के साथ अभद्रता का आरोप लगाया था। सांसदों के आचरण को गलत बताते हुए उन्हें सजा देने की मांग की गई थी। इसे लेकर राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें एक समिति के गठन का प्रस्ताव भी शामिल है। मामले की जांच के लिए बनने वाली समिति को लेकर उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी, जिस पर खड़गे ने साफ कर दिया कि ना तो कांग्रेस और ना ही विपक्ष का कोई दल इस समिति में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि 17 विपक्षी दल जल्द ही इस बारे में एक पत्र सभापति को भेजेंगे। खड़गे ने कहा कि 4 सितंबर को सभापति वेंकैया नायडू की ओर से मेरे पास फोन आया था। उनकी ओर से ये प्रस्ताव दिया गया था कि मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को राज्यसभा में हुई घटना की जांच के लिए समिति बनाई जाए, लेकिन मैंने साफ कर दिया है कि इस तरह की किसी भी समिति का हिस्सा कांग्रेस नहीं होगी, क्योंकि इस समिति को बनाने की मंशा ही विपक्षी सदस्यों पर दबाव बनाकर उन्हें चुप कराने के प्रयास की है। यदि सदस्य सदन के अंदर भी अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे तो कहां अपनी आवाज उठाएंगे? इस तरह से प्रतिनिधियों की आवाज दबेगी। सरकार को जो नहीं अच्छा लगता उसे दरकिनार कर दिया जाएगा, लेकिन यदि फिर भी कोई समिति बनाई जाती है तो कांग्रेस इसमें अपना प्रतिनिधि मनोनीत नहीं करेगी। दरअसल जो हंगामा मचा था वो पेगासस जासूसी मामले की जांच को लेकर था। राज्यसभा में हंगामे के चलते विपक्ष के 6 सदस्यों को निलंबित भी किया गया था। सांसद अपना विरोध सदन में दर्ज नहीं करा पाए तो कहां कराएंगे? कांग्रेस के सवाल वाजिब भी हैं, तो बीजेपी की चिंता विपक्ष के मजबूत होने की है। विपक्ष बीजेपी के सामने इस समय बड़ी चुनौती बन गया है। बीजेपी को एक बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल से भी मिल रही है। ममता बनर्जी ने हाल ही में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हराया था और अब वो भवानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी को चुनौती दे रही है। बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार उतारा है, तो क्या भवानीपुर में ममता को रोक पाएगी बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट।
बीजेपी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट भले ही जीत ली हो, लेकिन राज्य में टीएमसी की सरकार को बनाने से वो नहीं रोक पाई। ममता बनर्जी सीएम बनी और अब एक बार फिर वो विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। नंदीग्राम की हार को भुलाते हुए ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनावों के लिए आज नामांकन दाखिल किया। भवानीपुर सीट से ममता पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। इस बार भी उनकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया था। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो उपचुनावों में अपने गठबंधन सहयोगी वाम मोर्चा के उम्मीदवारों का समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी की ओर से जरूर टीएमसी को चुनौती देने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने ममता के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है। प्रियंका बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार रही है। 2014 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। 2015 में जब उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में कोलकाता नगर परिषद का चुनाव लड़ा था, तब वे तृणमूल कांग्रेस के स्वपन समदार से हार गई थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन टिब्रेवाल विधानसभा चुनाव भी हार गईं। ममता बनर्जी की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने आज अपने स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। पार्टी ने ममता को घेरने के लिए अपने सभी विधायकों की ड्यूटी भवानीपुर में लगा दी है। बंगाल बीजेपी ने ऐलान किया है कि भवानीपुर के एक वार्ड के लिए 8 विधायकों को पार्टी के प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। बीजेपी की ओर से ममता को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो टीएमसी ममता की जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त दिख रही है। टीएमसी का दावा है कि इस सीट पर बीजेपी का कोई भी बड़ा चेहरा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को डर था कि ममता के आगे उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। बीजेपी को मजबूरी में यहां से उम्मीदवार उतारना पड़ रहा है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ममता के सामने अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगी। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी भी उपचुनाव के लिए अपनी किस्मत आजमा रही है, जिस कारण बंगाल उपचुनावों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इस समय जिन चुनावों का इंतजार देश को सबसे ज्यादा है, वो है यूपी विधानसभा चुनाव, जो 4 महीने बाद ही होना है। विपक्ष इसके लिए रणनीति बना रहा है। इस बीच बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी शुरू कर दिया है। मायावती ने इस बार मुख्तार अंसारी को टिकट न दिए जाने की बात कही है, जिसके बाद उन्हें कई दूसरी पार्टियों से टिकट का ऑफर आना शुरू हो गया है। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया, मुख्तार जहां से चाहेंगे वहां से उन्हें टिकट दिया जाएगा। पिछले 2 कार्यकालों से सत्ता से दूर रही बहुजन समाज पार्टी इस बार कोई भी मौका सत्ता में आने का नहीं खोना चाहती है, जिसके चलते बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने एजेंडे पर काम करना तेज कर दिया है। मायावती इस बार नहीं चाहती हैं कि किसी भी गलती की वजह से उनकी पार्टी सत्ता से दूर रह जाए, जिसको ध्यान में रखते हुए मायावती ने कई लोगों के टिकट काटने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में मायावती ने आज एक अहम ऐलान करते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया और अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती ने आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी की जगह बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर को टिकट देने का ऐलान किया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी नहीं, बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। मायावती ने इन चुनावों पर पूरी तरह से अपने रुख को साफ कर दिया है। अब वे पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश में जुट गई हैं। मायावती ने दावा किया है कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। इस निर्णय के साथ ही मायावती ने पार्टी प्रभारियों से अपील की है कि वे पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर कोई परेशानी ना हो। मायावती ने एक और ट्वीट में लिखा है कि बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है, ताकि प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। बीएसपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है, यही पार्टी की सही पहचान भी है। मायावती ने यूपी को बदलने का वादा किया और कहा कि बीएसपी जो कहती है वो करती भी है। यूपी में 4 महीने बाद चुनाव है। चुनावों में तय होगा कि यूपी में 2022 में किसकी सरकार बनेगी। यूपी में नई सरकार चुनावों के बाद बनेगी तो अफगानिस्तान में नई सरकार शपथ लेने वाली है। लेकिन शपथ ग्रहण की तारीखों को लेकर अमेरिका का गुस्सा बढ़ गया है। तो तालिबान सरकार से क्यों नाराज हो गया है अमेरिका, देखिए ये रिपोर्ट।
अफगानिस्तान में तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी तक शपथ किसी ने भी नहीं ली। अब शपथ ग्रहण के जरिए तालिबान अमेरिका की परेशानियों को बढ़ाने की योजना बना रहा है। तालिबान 11 सितंबर के दिन सरकार की शपथ ग्रहण करने की तैयारी कर रहा है, पर इस शपथ ग्रहण में चीन, रूस, ईरान जैसे अमेरिका विरोधी देशों को न्योता दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका को आंखें दिखा रहे तुर्की और तालिबान के मददगार पाकिस्तान को भी न्योता भेजा गया है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को तालिबान की ओर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया और शपथ ग्रहण के लिए भी तालिबान ने जो दिन चुना है उसे सुनकर अमेरिका हैरान है, क्योंकि 9/11 अमेरिका के लिए ब्लैक डे की तरह है और तालिबान अमेरिका को एहसास कराना चाहता है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में जो लड़ाई शुरू की थी, 20 साल बाद उसका परिणाम सामने आ चुका है, जिसमें तालिबान की जीत हुई है, क्योंकि 20 साल बाद अफगानिस्तान पर एक बार फिर तालिबान का राज आ गया है और 9/11 के दिन तालिबान की सरकार का शपथ ग्रहण होगा। आपको बता दें कि तालिबान ने अपनी सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री और अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया है। इसके साथ ही सरकार में कुल 33 मंत्रियों को शामिल किया गया है, लेकिन तालिबानी सरकार में किसी भी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया। महिलाओं को लेकर तालिबान अपने पुराने रुख पर ही लौट आया है। तालिबान सरकार की ओर से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि महिलाओं की सरकार में कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। तालिबान की इस सोच ने अफगानिस्तान के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और अब एहसास करा दिया है कि 20 साल पुराना तालिबान वापस आ चुका है। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की। कोरोना संक्रमण के चलते भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला अंतिम टेस्ट रद्द हो गया है। टेस्ट मैच रद्द होने का ऐलान ईसीबी ने किया। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि रद्द टेस्ट अगले साल खेला जा सकता है, लेकिन आज टेस्ट मैच रद्द किए जाने के ऐलान के बाद कैसे भारतीय कैंप में मच गई थी हलचल, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा बीच में ही समाप्त हो सकता है। टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला आज शुक्रवार से शुरू होना था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने मैच रद्द होने का ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय कैंप में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अंतिम मैच को रद्द करना पड़ रहा है। मैच रद्द करने का फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के साथ बातचीत के बाद लिया गया है। दरअसल चौथे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय खेमे में कोरोना की एंट्री हो गई थी। सबसे पहले टीम के हेड कोच रवि शास्त्री कोरोना की चपेट में आए थे। शास्त्री इस समय आइसोलेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। इनके अलावा फील्डिंग कोच आर श्रीधर, बॉलिंग कोच भारत अरुण और फिजियो नितिन पटेल भी लंदन में आइसोलेशन में हैं। इन सबके साथ अंतिम टेस्ट मैच से एक दिन पहले टीम के जूनियर फिजियो योगेश परमार की भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सभी खिलाड़ियों को गुरुवार का प्रैक्टिस सेशन रद्द करना पड़ा था और टीम अपने होटल रूम में ही बंद होकर रह गई थी। हालांकि खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अधिकांश खिलाड़ी मैच नहीं खेलने के पक्ष में थे। मैच रद्द किए जाने के बाद इसके परिणाम को लेकर संशय पैदा हो गया है। ईसीबी ने कहा कि खिलाड़ियों के टेस्ट खेलने से इनकार को वॉकओवर माना जाए और इंग्लैंड को मैच का विजेता घोषित किया जाए, पर बीसीसीआई ने इससे इनकार कर दिया। दूसरी ओर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि टीम मैच खेलने को तैयार नहीं है, लेकिन हम हार मानने को भी तैयार नहीं है। यदि मैच खेलना जरूरी हुआ तो कोरोना के साये में भी भारतीय टीम खेलने को तैयार है। टीम इंडिया ने कहा कि सीरीज को 4 मैचों की मानकर भारत को 2-1 से जीता माना जाए या फिर 5वां टेस्ट बाद में कभी करा लिया जाए। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।